हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओ एंड एपीएफसी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं, जो कि ये पहला मॉडल प्रैक्टिस सेट है। और इसी तरीके के और नए मॉडल प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और यहाँ पर देखते हैं पार्ट ए में क्या दिया गया है। टोटल मैं आपको बता दूँ कि इसको पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड किया गया है। तो पार्ट ए में इंग्लिश का पोर्सन है, तो चलिए हम लोग पहले इंग्लिश कवर करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पार्ट बी को कवर करेंगे। जो यहाँ पर दिया गया है डायरेक्शन 1 से 4 तक यहाँ पर दिया गया, 1 से लेकर 4 तक। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द सेक्शन हैज अ ब्लैंक स्पेस एंड वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन आफ्टर द सेंटेंसेस। सेलेक्ट द वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यू कंसिडर्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द स्पेस। यहाँ पर टोटल बताना है, फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है दिए गए ऑप्शनों की सहायता से जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट हो। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला यहाँ पर दिया गया है स्पेस दे करके कि सिंसियर ही वुड हैव गॉट द प्राइज। तो बताना है यहाँ पर खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको हल आपको करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला, यानी हैड ही बीन सिंसियर ही वुड हैव गॉट द प्राइज। अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा नंबर यहाँ पर दिया गया है कि 10 ईयर्स, फिर उसके बाद ब्लैंक स्पेस, फिर उसके बाद दिया गया फॉर मी टू लिव इन ए फॉरेन कंट्री। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद यहाँ पर उत्तर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी इज़ ए लॉन्ग टाइम। 10 ईयर्स इज अ लॉन्ग टाइम फॉर मी टू लिव इन अ फॉरेन कंट्री। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर तीसरा नंबर दिया गया है, इफ़ आई स्पेस यू आई लव टू एक्सेप्ट द ऑफर। तो बताना है ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इफ़ आई वर यू आई वुड लव टू एक्सेप्ट द ऑफर। ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर चौथा नंबर दिया गया है कि माई सिस्टर आस्क्ड मी स्पेस विलिंग टू गो अब्रॉड फॉर माई स्टडी। एक बार फिर से पढ़ते हैं, माई सिस्टर आस्क्ड मी स्पेस विलिंग टू गो अब्रॉड फॉर माई स्टडी। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया गया पहला, इफ़ आई वाज, इफ़ आई कुड बी, वेदर आई शुड बी, वेदर आई विल। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, माई सिस्टर आस्क्ड मी इफ़ आई वाज। यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इफ़ आई फिर वाज, ठीक है। इफ़ आई वाज विलिंग टू गो अब्रॉड फॉर माई स्टडी, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। डायरेक्शन दिया गया है 5 से लेकर के 8 तक। ईच आइटम इन दिस सेक्शन ऑफ ए सेंटेंस विद एन अंडरलाइंड वर्ड्स इज फॉलोड बाई 4 वर्ड। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड या फिर वर्ड्स। तो आपको नियरेस्ट इन द मीनिंग बताना है जो कि अंडरलाइन किया गया है। तो पहला यहाँ पर पांचवा यहाँ पर दिया गया है एक्स्ट्राडिशन ऑफ द लीडर ऑफ द ग्रुप वाज डिबेटेड फॉर आवर्स इन द मीटिंग। तो बताइए एक्स्ट्राडिशन का यहाँ पर नियरेस्ट इन द मीनिंग क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी डिपोर्टेशन, जो कि नियरेस्ट इन मीनिंग होगा। 6 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि इट वाज फेल्ट दैट द डिसीजन टू रिमूव द ग्रुप फ्रॉम द एक्सरसाइज वुड बी डिट्रीमेंटल टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर डिट्रीमेंटल का नियरेस्ट इन मीनिंग बताना है। ऑप्शन दिया गया बेनिफिशियल, सेकेंड है हार्श, थर्ड है डिसएडवांटेजियस और फोर्थ है डिमांडिंग। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। डिट्रीमेंटल का यहाँ पर नियरेस्ट इन मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी डिसएडवांटेजियस। अगला प्रश्न देखते हैं 7वां नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 7वां नंबर दिया गया है कि हिज डिराइजिव बिहेवियर हैज़ लेड टू द सिचुएशन वी फेस नाउ। तो बताना है यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है डिराइजिव, इसका नियरेस्ट इन मीनिंग क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कंटेम्पचुअस। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 8वां नंबर दिया गया है, एनी क्लासरूम शुड प्रोवाइड एन इंगेजिंग इन्वायरमेंट फॉर लर्नर्स। तो बताना है ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। इंगेजिंग का नियरेस्ट मीनिंग बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी अपीलिंग। इंगेजिंग का क्या हो जाएगा, अपीलिंग। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, डायरेक्शन दिया गया यहाँ पर 9 से 12 तक। ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड या वर्ड्स फॉलोड बाई 4 वर्ड। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग। अपोजिट इन द मीनिंग यहाँ पर बताना है टू द अंडरलाइन वर्ड या फिर वर्ड्स। तो एंटोनिम कुल मिलाकर के विलोम शब्द जिसको हिंदी में कहते हैं बताना है। तो 9 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि द एंट्री वाज कैरिड आउट इन एडवर्टनली। तो बताना है यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा दिए गए ऑप्शनों में से। अपोजिट मीनिंग बताना है।
इनएडवर्टेंटली का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी परपोजली। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 10वां नंबर दिया गया है कि द होल ऑडियंस शोड ए डिसडेनफुल एटीट्यूड ड्यूरिंग द मैच। यहाँ पर डिसडेनफुल का बताना है अपोजिट इन मीनिंग। तो यहाँ पर अंडरलाइन ये नहीं दिया गया है, अंडरलाइन इसी का पूछा गया है। तो बताइए डिसडेनफुल का अपोजिट इन मीनिंग क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी रिस्पेक्टफुल। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 11 नंबर दिया गया है एफिकेसी ऑफ द प्रोजेक्ट नीड्स एन एग्जामिनेशन। तो बताना है यहाँ पर एफिकेसी का अपोजिट मीनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक यानी इनएफिशिएंसी। यहाँ पर इनएफिशिएंसी हो जाएगा अपोजिट इन मीनिंग। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर हर रेब्यूटल दैट शी वाज नॉट इन्वॉल्व इन द केस वाज कंसिडर्ड बाय द कोर्ट। तो बताइए रेब्यूटल का अपोजिट इन मीनिंग वाला वर्ड्स कौन सा होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी एक्सेप्टेंस। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। यहाँ पर डायरेक्शन में दिया गया 13 से लेकर के 16 तक कि ईच आइटम इन दिस सेक्शन हैज अ सेंटेंस विद 3 अंडरलाइंड पार्ट लेबल एज 1 to 3. रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड वेदर देयर इज एनी एरर इन एन अंडरलाइंड पार्ट। इफ़ यू फाइंड नो एरर योर रिस्पॉन्स शुड बी इंडिकेट एज 4। यहाँ पर कुल मिलाकर के जो सेंटेंस दिया गया है इसमें आपको एरर फाइंड करना है। तो यहाँ पर 13 नंबर दिया गया है द मैन इज़ द फाउंडेशनल डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, नो एरर। तो बताना है किस पार्ट में एरर है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, और चौथा यहाँ पर दिया गया है नो एरर। तो बताइए किस पार्ट में एरर है। द मैन इज़ द फाउंडेशनल डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्ट 2 में एरर है। द फाउंडेशनल डायरेक्टर की जगह पर क्या होनी चाहिए, द फाउंडेशन डायरेक्टर्स होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर पेरेंट्स ऑफ LGBT कम्युनिटी मेंबर्स आर कमिंग इन विद अ लिटिल हेल्प फ्रॉम NGO, नो एरर। तो बताइए इसमें से किस पार्ट में एरर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी नो एरर। इसमें किसी भी पार्ट में एरर नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 15 नंबर दिया गया है कि टू लव वन आर्ट फॉर्म इज़ ग्रेट बट टू बी एबल टू अप्रिशिएट अनदर एंड फाइंड लेटरल कनेक्शन आर प्राइसलेस। तो बताना है यहाँ पर किस पार्ट में एरर है या फिर कोई भी एरर नहीं है। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी एंड फाइंड लेटरल कनेक्शन आर प्राइसलेस। आर की जगह पर यहाँ पर ईज होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर ईज होना चाहिए। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर दिया गया है फीमेल लिटरेसी रेट गोन अप बाई 11% इन द पास्ट डिकेड एज अपोज टू ए 3% इंक्रीज इन मेल लिटरेसी। तो आपको बताना है नो एरर है या फिर इस किसी पार्ट में एरर है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, किस पार्ट में एरर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी ए 3% इंक्रीज इन मेल लिटरेसी। ए की जगह पर होना चाहिए दैट ऑफ 3% इंक्रीज इन मेल लिटरेसी। दैट ऑफ का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है, दैट ऑफ। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 17 नंबर। इसके बाद यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया 17 से 20 तक। गिवन बिलो आर सम इडियम एंड फ्रेजेज फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव मीनिंग टू ईच। चूज द रिस्पॉन्स 1, 2, 3 और 4 विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन हो वो इडियम एंड फ्रेज के लिए चूज कीजिए दिए गए ऑप्शनों में से। तो यहाँ पर 17 नंबर दिया गया चेंज योर ट्यून, और इसका यहाँ पर मीनिंग बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो पहला ऑप्शन है टू लिसन टू गुड म्यूजिक, सेकेंड ऑप्शन है टू डू थिंग्स दैट यू आर नॉट विलिंग टू, थर्ड ऑप्शन है टू चेंज योर ओपिनियन कम्प्लीटली बिकॉज इट विल ब्रिंग योर एन एडवांटेज, और फोर्थ दिया गया है टू प्रिटेंड टू बी वेरी फ्रेंडली। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चेंज योर ट्यून का मीनिंग क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 टू चेंज योर ओपिनियन कम्प्लीटली बिकॉज इट विल ब्रिंग योर एन एडवांटेज। अगला प्रश्न है 18 नंबर। अगला प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर दिया गया है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का यहाँ पर मीनिंग बताना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है टू स्वallow पॉइजन, सेकेंड है टू बी ओवरली इंटरेस्टेड इन समवन, एंड थर्ड है टू सडनली बिकम जीलस, एंड फोर्थ है टू बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ द हाईएस्ट सोशल क्लास। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। ब्लू ब्लड का यहाँ पर मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी टू बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ द हाईएस्ट सोशल क्लास। अगला प्रश्न है 19 नंबर कट द क्रैप। कट द क्रैप का मीनिंग क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से बताना है। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यानी पहला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एन इम्पोलाइट वे ऑफ टेलिंग समवन टू स्टॉप सेइंग थिंग्स दैट आर नॉट ट्रू, कट द क्रैप का मीनिंग होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर, ही मेक्स डिसीजन ऑन द फ्लाई। तो बताइए ऑन द फ्लाई का यहाँ पर मीनिंग क्या होगा। तो दिया गया है ऑप्शन और इसमें से आपको बताने हैं। पहला ऑप्शन है ही डिसाइड्स क्विकली विदाउट एनी सीरियसनेस, सेकेंड है ही डिसाइड विद ऑल सीरियसनेस, एंड थर्ड है ही डिसाइड नॉनचलेंटली, एंड फोर्थ है ही इज़ अनविलिंग टू डिसाइड। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी ही डिसाइड क्विकली विदाउट एनी सीरियसनेस। ऑन द फ्लाई का यहाँ पर मीनिंग होगा। तो यहाँ पर इंग्लिश का पोर्शन अब खत्म हुआ। अब हम लोग पार्ट बी में 21 नंबर को देखते हैं। 21 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से किस मंत्रालय के तहत संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास MPLD योजना लागू और निगरानी की जाती है। तो बताना है किस मंत्रालय के तहत। तो ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को पढ़िए और उसका जवाब दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। अगला प्रश्न है 22 नंबर। 22 नंबर यहाँ पर दिया गया कि निम्न चित्र में समतल दर्पण में घड़ी की प्रतिबिंब को प्रदर्शित किया गया है। तो आपको यहाँ पर बताया गया है कि समतल दर्पण में घड़ी की प्रतिबिंब को प्रदर्शित किया गया है। तो आपको बताना है टाइम कितना हुआ होगा रियल में। तो निम्नलिखित में से सही समय कौन सा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, तो सही समय बताइए। ये समतल दर्पण में इसका प्रतिबिंब है, घड़ी का प्रतिबिंब। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 9:25। 9:25 रियल टाइम होगा, सही समय होगा, क्योंकि ये प्रतिबिंब है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर यहाँ पर दिया गया है, हाल ही में अनुच्छेद 239A समाचार में था, यह किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन में से आपको पढ़ करके बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी दिल्ली के पूर्व राज्य के प्रधान से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर की भारतीय वन अधिनियम 1927 में एक संशोधन के माध्यम से अधिनियम में दिए गए पेड़ों की परिभाषा से बांस को बाहर रखा गया था। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जो कथन यहाँ पर दिए गए हैं, पहला कथन है इस संशोधन के बाद बांस को अब तक उगाए जाने वाले निश्चित स्थान के बावजूद पेड़ के रूप में नहीं माना जाएगा। दूसरा दिया गया है दुनिया में बांस की खेती में भारत शीर्ष स्थान पर है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। तो बताना है कौन सा करेक्ट होगा, दिए गए ऑप्शनों में से बताना है। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी केवल दूसरा ही सही है, यानी दुनिया में बांस की खेती में भारत शीर्ष स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि हिट रिफ्रेश किसकी आत्मकथा है। हिट रिफ्रेश बताना है किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन दिए गए नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सत्या नडेला, रघुराम राजन, अमिताभ घोष। तो बताइए इसमें से किसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी सत्या नाडेला की हिट रिफ्रेश आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 26 नंबर दिया गया है कि भुगतान शेष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चालू खाता को निर्मित करता है। तो आपको बताना है कौन सा चालू खाता को निर्मित करता है भुगतान शेष के संदर्भ में। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया गया है। पहला दिया गया है व्यापार संतुलन, दूसरा दिया गया विदेशी संपत्तियाँ, तीसरा दिया गया अदृश्यता का संतुलन, चौथा दिया गया विशेष आहरण अधिकार। तो आपको बताना है नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। भुगतान शेष के संदर्भ में चालू खाता को निर्मित करता है पहला और तीसरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी फर्स्ट और थर्ड, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। गिवन गुड्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो पहला यहाँ पर दिया गया मांग वक्र ऊपर की ओर झुका हुआ है, दूसरा दिया गया आय मांग की वक्र नीचे की ओर झुका हुआ है, तीसरा दिया गया ये खराब सामान है, और चौथा दिया गया ये सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। तो बताइए गिवन गुड्स के संबंध में कौन सा सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ये सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है 28 नंबर। प्रसिद्ध शब्द हॉर्न ऑफ अफ्रीका आमतौर पर किन देशों के संदर्भित करता है। तो बताइए किन देशों को संदर्भित करता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी जिबूती, एरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर यहाँ पर दिया गया है जब कैल्सियस धातु
सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कुछ क्षण में ही अभिक्रिया रुक जाती है, ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आपको बताना है। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ कि जब कैल्शियम धातु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कुछ क्षण में ही अभिक्रिया रुक जाती है, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिक्रिया में बनने वाला कैल्शियम सल्फेट जल में अघुलनशील होता है और यह कैल्शियम धातु को अवरित कर देता है तथा इसे आगे अभिक्रिया करने से रोक देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर। ऑपरेशन कायला म्यूलर किस उद्देश्य से चलाया गया? ऑपरेशन कायला म्यूलर किस उद्देश्य से चलाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दिए गए ऑप्शनों में से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी इस्लामिक स्टेट के नेता अबू बकर अल बगदादी को मारने हेतु चलाया गया ऑपरेशन कायला म्यूलर। अगला प्रश्न है 31 नंबर। 31 नंबर दिया गया है, क्राइस्ट चर्च काल नामक पहल की शुरुआत किस देश द्वारा किया गया है? तो बताना है क्राइस्ट चर्च काल नामक पहल की शुरुआत किस देश द्वारा किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं श्रीलंका, न्यूजीलैंड, अमेरिका, भारत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी न्यूजीलैंड द्वारा। अगला प्रश्न है 32 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? तो बताइए समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? ऑप्शन दिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ताइवान या फिर हांगकांग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी ताइवान। अगला प्रश्न है 33 नंबर की, पाइजोमीटर नामक एक उपकरण का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो बताइए पाइजोमीटर नामक एक उपकरण का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दिए गए ऑप्शनों में से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी दो बिंदुओं के बीच दबाव में अंतर को मापने के लिए पाइजोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 34 नंबर दिया गया कि प्रकाश की गति तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति दोनों के अनुपातिक है। जब प्रकाश ऑप्टिकल रूप से विरल माध्यम से ऑप्टिकल सघन माध्यम से गुजरता है तो इसकी गति कम हो जाती है, क्योंकि इसमें किसकी कमी के कारण होता है? तो बताइए यहाँ पर किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दिए गए ऑप्शनों में से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी तरंग दैर्घ्य के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर यहाँ पर दिया गया है, पानी में रहने वाली मछलियाँ हमेशा अपने पंखों को हिलाना जारी रखती हैं, क्यों? तो बताइए क्यों जारी रखती हैं? ऑप्शन दिया गया और इसमें से आपको पढ़ करके बताने हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी उनमें तैरने वाले ब्लैडर की कमी है, इसलिए वह पानी में नहीं जा सकती हैं। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि सैनिकों को हमेशा हल्के जूते पहनने की सलाह दी जाती है, क्योंकि? तो आपको बताना है क्यों दी जाती है सलाह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दिए गए ऑप्शनों में से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी पहाड़ पर चढ़ते समय आसानी से गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बनाए रखें। इसी तरीके से अगला प्रश्न है 37 नंबर की, प्रोजेक्ट स्पैरो का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बताइए प्रोजेक्ट स्पैरो का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी प्रशासनिक सुधार। इसके बाद अगला प्रश्न 38 नंबर दिया गया है, ऑप्टिकल फाइबर के निर्माण में इस्तेमाल ग्लास का प्रकार और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के लिए भी प्रतिरोधी है। तो बताना है कौन सा ग्लास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी फॉस्फेट ग्लास। अगला प्रश्न है 39 नंबर, वह झिल्ली जो छाती में फेफड़ों के फ्लेउरा के लिए यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है। बताइए वह झिल्ली जो छाती में फेफड़ों के फ्लेउरा के लिए यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी प्लेउरा। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर यहाँ पर दिया गया कि रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो आपको बताना है क्या उदाहरण है, दिए गए ऑप्शनों में से। ऑप्शन दिया गया यहाँ पर, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी चाय में नींबू के रस को डालने से उसका रंग बदल जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, जो कि एक रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर। 41 नंबर दिया गया है कि बच्चों को माता पिता अपने बच्चे के साथ ENT डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि उनका बच्चा प्योरिया से पीड़ित था। इस बीमारी के बच्चे शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित था? तो बताना है बच्चे का शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित था प्योरिया से। ऑप्शन दिए गए हैं आंतरिक कान, दांत, नाक और जीभ स्वाद ग्रंथि, जीभ पर स्वाद ग्रंथि। तो बताना है इसमें से प्योरिया का कौन सा यहाँ पर लक्षण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी आंतरिक कान जो है वो प्योरिया से ग्रसित था। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर यहाँ पर दिया गया है, जब नाइट्रोजन युक्त परिवेश में मैग्नीशियम जला दिया जाता है तो वह बनता है, तो क्या बनता है? जब नाइट्रोजन युक्त परिवेश में मैग्नीशियम जला दिया जाता है तो वह क्या बनता है, ये आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी मैग्नीशियम नाइट्राइड। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 43 नंबर दिया गया है, भारत बांग्लादेश सीमा के साथ सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा पहली बार गैर अपराध क्षेत्र बनाया गया है। बांग्लादेश के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमाएं साझा करती हैं? बताना है भारत की कौन सा राज्य सीमाएं साझा करती हैं। पहला दिया गया मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। इन चारों में से बताना है कौन कौन से यहाँ पर साझा करती हैं। ऑप्शन की सहायता से यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपर्युक्त सभी। यानी आपको मैं बता दूँ यहाँ पर मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम राज्य जो है वो सभी सीमाएं साझा करती हैं बांग्लादेश के साथ। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 44 नंबर दिया गया है, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला यहाँ पर कथन दिया गया, चीन के बाद AIIB में भारत दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है। और दूसरा दिया गया है, बीजिंग में 2004 में AIIB की स्थापना हुई थी। तो इसमें से बताना है नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत कथन चुनें। आपको गलत कथन चुनना है, तो बताइए इसमें से गलत कौन सा है, यानी यहाँ पर रॉन्ग कौन सा है स्टेटमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर गलत है। बीजिंग में 2004 में नहीं बल्कि 2014 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, केवल 2। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 45 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन निकट दृष्टि वाले व्यक्ति के बारे में सही है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी निकट दृष्टि वाला व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट और दूर की वस्तु को धुंधला देखता है तथा इस दोष को दूर करने के लिए एक अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 46 नंबर दिया गया है कि कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की विशाल कंपनी इंटेल का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आपको पता है इंटेल का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी लंदन में है। अगला प्रश्न है 47 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा वेद का हिस्सा नहीं है। तो बताइए कौन सा वेद का हिस्सा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी निरुक्त। अगला प्रश्न दिया गया है 48 नंबर, मिताक्षरा क्या है। मिताक्षरा बताना है कि क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी प्राचीन हिंदू कानून पर एक ग्रंथ मिताक्षरा है। अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर यहाँ पर दिया गया कि राज्य के खर्चे पर हज तीर्थ यात्रा आयोजित करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी अकबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 50 नंबर दिया गया है, धर्मनिरपेक्षता में उनकी धारणा के कारण मुस्लिम विषयों द्वारा निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासकों को जगत गुरु के रूप में सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी इब्राहिम आदिल शाह को, जो कि द्वितीय बीजापुर सल्तनत के राजा आदिल शाही राजवंश के सदस्य थे। ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 51 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 51 नंबर दिया गया है कि पिवोट टेबल निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर की विशेषता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर 1 यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। अगला प्रश्न है 52 नंबर, बरिंद्र कुमार घोष की गतिविधियों ने बंगाल में किस एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं अनुशीलन समिति, बंधव समिति, बरीती समिति, साधना समाज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर 1 यानी अनुशीलन समिति। अगला प्रश्न है 53 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 53 नंबर दिया गया है कि पश्चिम नील बुखार किसके कारण होता है। बताना है कि पश्चिम नील बुखार किसके कारण होता है। ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी मच्छर के कारण पश्चिम नील बुखार होता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 54 नंबर दिया गया है कि वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, यूनेस्को, एशियाई विकास बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी विश्व आर्थिक मंच द्वारा। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है 55 नंबर की किस संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान शब्द का उपयोग समाचारों में कभी कभी देखा जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर।
किस संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान शब्द का उपयोग समाचारों में कभी कभी देखा जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी जलवायु परिवर्तनों का मुकाबला करने के लिए दुनिया के देशों द्वारा उल्लिखित राष्ट्र की योजना हेतु। अगला प्रश्न यहाँ पर 56 नंबर दिया गया है कि ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का प्राकृतिक आवास निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न यहाँ पर 57 नंबर दिया गया है कि ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया गया है कि अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल नागरिक मामलों को सुन सकते हैं, आपराधिक मामलों को नहीं। दूसरा कथन दिया गया है अधिनियम स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को मध्यस्थ सुलहकर्ताओं के रूप में अनुमति देता है। तो बताना है कोड की सहायता से कि कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों से ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी केवल दूसरा। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 58 नंबर। 58 नंबर दिया गया है कि कंप्यूटर की दुनिया में यूबुंटू क्या है? आपको बताना है यूबुंटू क्या है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी ओपन सोर्स लिंक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स लिंक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर। 59 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि 10 डिग्री चैनल द्वारा द्वीपों के निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा एक दूसरे से अलग किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी अंडमान और निकोबार। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के लोगों के साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध आंदोलन किया था क्योंकि? आपको बताना है कि क्यों आंदोलन किया था साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 61 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया है कि भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का तरीका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के समान है। और इसके बाद दूसरा दिया गया है कि कार्यालय से सेवानिवृत्ति के बाद उच्च न्यायालय का अस्थायी न्यायाधीश किसी भी अदालत में या भारत में किसी भी प्राधिकारी से पहले मुकदमा या कार्य नहीं कर सकता है। तो बताना है कौन सा कथन दिए गए ऑप्शनों में से सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, केवल और केवल यहाँ पर पहला सही है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी केवल पहला। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 62 नंबर दिया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव को यहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है। तो बताइए कहाँ पर प्रस्तावित किया जा सकता है भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर 4, यानी सिर्फ राज्यसभा में। अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के समवर्ती सूची में शामिल है? तो बताना है भारत के संविधान के समवर्ती सूची में कौन शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर। भारत का पहला कार्बन तटस्थ पंचायत कहाँ आयोजित किया गया था? तो बताइए भारत का पहला कार्बन तटस्थ पंचायत कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन दिए गए केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी केरल में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर की डिजिटल भुगतान कर समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं सुरेश तेंदुलकर, रतन वाटल, रघुराम राजन, उर्जित पटेल। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डिजिटल भुगतान कर समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी रतन वाटल। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया 66 नंबर की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है ऑप्शन की सहायता से। पहला दिया गया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य अगले 4 वर्षों 2016 से 20 में 1 करोड़ लोगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। और दूसरा दिया गया है कि PMKVY प्रशिक्षण प्रदान करेगा और प्राथमिक शिक्षा RPL की पहचान के तहत औपचारिक रूप से अधिग्रहित व्यक्तियों की कौशल प्रमाणित करेगा। इसके बाद अगला यहाँ पर तीसरा दिया गया है कि प्रशिक्षण और RPL के बीच लक्ष्य आवंटन तय किया जाएगा जिसे बदला नहीं जा सकता। और चौथा दिया गया यहाँ पर कि PMKVY खाड़ी देशों, यूरोप और अन्य विदेशी स्थलों में विदेशी रोजगार के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ गठित कौशल प्रशिक्षण पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। तो आपको बताना है दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा करेक्ट होगा।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संबंध में सही नहीं है। प्रशिक्षण और आरपीएल के बीच लक्ष्य आवंटन तय किया जाएगा जिसे बदला नहीं जा सकता है, ये बात सही नहीं है। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 67 नंबर। 67 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि स्टैगफ्लेशन क्या है। तो बताइए स्टैगफ्लेशन क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी अर्थव्यवस्था में एक स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर रहते हैं उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 68 नंबर दिया गया है कि डिजिटल अनलॉक और मेरी बिजनेस वेबसाइट की पहल है। तो आपको बताना है किसकी पहल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी गूगल की। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 69 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित वन्य जीव अभयारण्यों पर विचार करें। तो पहला दिया गया है इतुरुडगरम, और दूसरा है कंवल, और तीसरा है पाखल। आपको यहाँ पर बताना है कि उपरोक्त उल्लिखित वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है। ये तीनों जो है किस राज्य में स्थित है ये आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी तेलंगाना में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर दिया गया है कि भारतीय रोलर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन यहाँ पर दिया गया है कि यह उत्तर प्रदेश के राजपक्षी और लुप्तप्राय प्रजाति हैं। इसके बाद दूसरा दिया गया है कि भारतीय रोलर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 4 के तहत संरक्षित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है ऑप्शन की सहायता से। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। पहला केवल सही है, यानी यह उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी और एक लुप्तप्राय प्रजाति है। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी केवल 1। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 71 नंबर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा विकल्प दक्षिण से उत्तर तक यूरोप के प्रमुख शहरों की सही व्यवस्था को दर्शाता है। तो ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी मैड्रिड, बार्सिलोना, फिर रोम, फिर पेरिस, इस तरीके से दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 72 नंबर की टाइफून मारिया। टाइफून मारिया किस देश के तटों में देखा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी चीन में देखा गया था। अगला प्रश्न है 73 नंबर की निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा फ्लोटिंग रेट बांड को परिभाषित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर 4, यानी यह एक अलग ब्याज दर के साथ एक बांड और निश्चित ब्याज दर बांड की तुलना में कम बेहतर प्रोडक्ट उपज है। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 74 नंबर दिया गया है कि चक्रीय फसल अनिवार्य रूप से दोहरी फसल का एक विशेष संस्करण है और इसके लाभों के कारण इसे अत्यधिक। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 74 नंबर दिया गया है कि चक्रीय फसल अनिवार्य रूप से दोहरी फसल का एक विशेष संस्करण है और इसके लाभों के कारण इसे अत्यधिक अपनाया जा रहा है। इसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इसके फायदे हैं। आपको इसके फायदे बताने हैं। तो पहला दिया गया है कि यह नाइट्रेट लीचिंग समस्या को काफ़ी हद तक कम कर देता है। तो पहला यहाँ पर दिया गया है। फिर दूसरा दिया गया है यह किसानों की आय में भी वृद्धि करता है। उसके बाद तीसरा यहाँ पर दिया गया है रिले खेती अत्यधिक उपयोगी है क्योंकि यह पानी पर दक्षता का उपयोग करती हैं और पानी की बर्बादी को कम करती हैं। तो अब आपको बताना है नीचे दिए गए कोड की सहायता से कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी सभी के सभी जो हैं वो फायदे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 4, यानी उपर्युक्त सभी। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 75 नंबर दिया गया है कि कौन सा मिट्टी की जुताई के संरक्षण की तकनीकी का वर्णन करता है जो मिट्टी की उर्वरा क्षमता को बढ़ाता है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी यह मिट्टी पर पिछली फसलों से अवशेष को शामिल करने के बारे में है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 76 नंबर की कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत बीमारी हित लाभ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन दिया गया है यहाँ पर कि इस हित लाभ के हकदार होने के लिए बीमाकृत व्यक्ति को 2 वर्षों तक लगातार रोजगार में रहना है। और दूसरा यहाँ पर दिया गया है कि उसके द्वारा पिछले 4 अंशदान अवधियों में कम से कम 156 दिनों के लिए अंशदान का भुगतान कर चुकना आवश्यक है। तो बताइए कोड की सहायता से कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ए और बी दोनों ही सही हैं, यानी पहला और दूसरा ये दोनों सही हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 77 नंबर दिया गया है कि हाल ही में संसद में पेश किया गया वेतन विधेयक 2019 में किन पूर्ववर्ती कानूनों को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन की सहायता से करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 78 नंबर दिया गया है कि श्रमिक और श्रमिक औद्योगिक विवाद अधिनियम 1948 के तहत कार्य समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला कथन देखते हैं। पहला कथन दिया गया है कि इसका गठन 100 या अधिक संख्या में कार्यरत कामगार वाले किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में ही किया जाता है। और दूसरा दिया गया है बी नंबर कि किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोक्ताओं और कामगारों दोनों के प्रतिनिधियों से मिलाकर कार्य समिति का गठन किया जाता है। तो अब बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। ये आपको बताना है श्रमिक एवं श्रमिक औद्योगिक विवाद अधिनियम 1948 के तहत कार्य समिति के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी ए और बी दोनों ही सही हैं। यानी ये जो कथन दिए गए हैं ये दोनों ही सही हैं। इसके बाद अगला प्रश्न 79 नंबर दिया गया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत श्रम न्यायालयों और अधिकरणों और राष्ट्रीय न्यायाधिकरण जैसी मशीनरियों के शक्तियों के संबंध में सही कथन का चुनाव करें। तो आपको सही कथन का चुनाव करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, यानी दोषी व्यक्तियों को सजा देना, ये करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 80 नंबर कि भारत में कारखाना अधिनियम 1881 में वर्णित मुख्य विषय क्या था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी बाल श्रम। अगला प्रश्न देखते हैं 81 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 81 नंबर दिया गया है कि भारत में पंजीकृत सभी ट्रेड यूनियनों की अपनी सदस्यता, सामान्य निधियों, आय तथा व्यय के संबंध में वार्षिक विवरण ओहो। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 81 नंबर दिया गया है कि भारत में पंजीकृत सभी ट्रेड यूनियनों की अपनी सदस्यता, सामान्य निधियों, आय तथा व्यय के संबंध में वार्षिक विवरण किसके द्वारा तैयार की जाती है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर किसके द्वारा तैयार की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी केंद्रीय श्रम ब्यूरो द्वारा तैयार की जाती है। अगला प्रश्न 82 नंबर दिया गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया है कि इसके अंतर्गत सभी तरह के संस्थाओं के लिए नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों के द्वारा वेतन को 12% भविष्य निधि में जमा किया जाता है। अगला कथन यहाँ पर दिया गया है बी नंबर की यह अधिनियम केवल वैसे संस्थाओं पर लागू होता है जिसमें 20 से अधिक कर्मचारी कार्यरत होते हैं। तो बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी केवल और केवल ए ही सही है, यानी पहला यहाँ पर सही है। इसके अंतर्गत सभी तरह के संस्थाओं के लिए नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों के द्वारा वेतन का 12% भविष्य निधि में जमा किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 83 नंबर दिया गया है कि संयुक्त प्रबंध परिषदों के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर दिया गया पहला कथन कि इनकी स्थापना की बात सर्वप्रथम 1956 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव में की गई थी। दूसरा दिया गया है कि इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों से प्रबंधकीय नीतियों, व्यवस्थाओं व अन्य मामलों में सुधार हेतु उपयोगी व व्यवहारिक सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। तो अब बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ए और बी दोनों, यानी ए और बी दोनों ही यहाँ पर विचार जो कथन है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 84 नंबर। 84 नंबर दिया गया है कि भारतीय उद्योग में कार्य परिषद की स्थापना की संकल्पना की गई थी। तो बताना है किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं 85 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 85 नंबर दिया गया है कि औपनिवेशिक भारत में प्रारंभ हुए श्रम आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया 1897 ईस्वी में अमलगमेटेड सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया एंड बर्मा की स्थापना हुई। दूसरा दिया गया है बी नंबर की कामगार हितवर्धक सभा की स्थापना 1910 ईस्वी में हुई थी। तो बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों, यानी यहाँ पर ए और बी जो दोनों दिया गया है कथन वो दोनों ही सही है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 86 नंबर। औपनिवेशिक भारत में मजदूर वर्ग की प्रथम संगठित हड़ताल कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो बताइए औपनिवेशिक भारत में मजदूर वर्ग की प्रथम संगठित हड़ताल कहाँ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 87 नंबर की कानपुर षड्यंत्र केस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया है कि सन 1924 में कानपुर षड्यंत्र केस में सरकार ने साम्यवादियों को दमन करना शुरू किया। और बी नंबर दिया गया है कि इसमें M.N. रॉय मुख्य मुजरिम माने गए थे। तो बताइए कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर 3, यानी ए और बी दोनों ही कथन सही हैं। यानी यहाँ पर जो ए और बी कथन दिया गया वो दोनों ही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं
अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 88 नंबर की भारतीय श्रम आंदोलन में साम्यवादी प्रभाव कब से माना जाता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। भारतीय श्रम आंदोलन में साम्यवादी प्रभाव कब से माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी 1910 के दशक से। अगला प्रश्न 89 नंबर दिया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत किसी कर्मचारी को किस प्रकार की असमर्थता हेतु लाभ दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सेकंड, अस्थायी आंशिक असमर्थता। अगला प्रश्न देखते हैं 90 नंबर। अब 90 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम का प्रशासन पूर्णतया केंद्र के अधीन की गई, और दूसरा दिया गया है यहाँ पर कि इस योजना के अंतर्गत केवल बीमाकृत व्यक्ति ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन सा कथन सही है इसमें से आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों ही कथन जो है वो सत्य है। अगला प्रश्न 91 नंबर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अंतर्गत एक बाल श्रम कार्यवाही तथा सहायता कार्यक्रम जिसे 1990 से आरंभ किया गया है तथा जिसके लिए किस देश के सरकार से सहायता प्राप्त होती है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड यानी जर्मनी। जर्मनी से सहायता प्राप्त होती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 92 नंबर। 92 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि भारत में अनेक कानूनों की जगह श्रम कोड लेने की सिफारिश किसके द्वारा किया गया था? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 93 नंबर दिया गया है कि पारिश्रमिक पर श्रम संहिता 2019 के अंतर्गत किस श्रम कानून को शामिल नहीं किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दिए गए ऑप्शनों में से बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी औद्योगिक रोजगार अस्थायी आदेश अधिनियम 1946 को। अगला प्रश्न 94 नंबर देखते हैं। औद्योगिक संबंध पर श्रम संहिता विधेयक के अंतर्गत किस श्रम कानून को शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यानी उपर्युक्त सभी। यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, औद्योगिक रोजगार अस्थायी आदेश अधिनियम 1946, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 को औद्योगिक संबंधों पर श्रम संहिता विधेयक के अंतर्गत श्रम कानून को शामिल किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 95 नंबर दिया गया है कि श्रम सुविधा पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया है इसे 2014 में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा एक एकीकृत वेब पोर्टल श्रम सुविधा पोर्टल विकसित किया है। दूसरा दिया गया बी नंबर की केंद्रीय क्षेत्र में पारदर्शी श्रम निरीक्षण और अनुपालन में आसानी लाने के लिए लाया गया है। तो बताइए कौन सा कथन इन दोनों में से सही है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ही यहाँ पर कथन जो है वो सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी ए और बी दोनों। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 96 नंबर दिया गया है कि अन्वेषण संचालित किया जाता है तो किसके लिए संचालित किया जाता है ये आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए संचालित किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 97 नंबर दिया गया है जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो इसको आप लोग हल कीजिए, मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको उत्तर बता दूंगा। प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया गया है कि एक मशीनरी यानी 1 जनवरी 1999 को खरीदी गई थी और ह्रासमान मूल्य पर उसका अवमूल्यन 10% की दर पर किया गया था। इसे 31 मार्च यानी 31/3/2001 की जब इसका मूल्य ₹67,129 था बेच दी गई। इसका मूल्य 1/1/1999 यानी 1 जनवरी 1999 को क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए ₹85,000। 85,000 जो कि जब बेचा गया 1/1/1999 को, तो इसका मूल्य जो था वो 85,000 था। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया 98 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 98 नंबर दिया गया है, तो 98 नंबर को ध्यान से पढ़ते हैं। 98 नंबर दिया गया है कि 10% छूट पर जारी ₹10 के शेयरों को धारण करने वाले एक शेयर धारक ने आवेदन के समय प्रति शेयर ₹2 और आवंटन पर ₹3 का भुगतान किया, परंतु वह प्रति शेयर ₹3 के प्रथम काल के भुगतान नहीं कर सका। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि उसके शेयर जब्त कर लिए गए और तदंतर उन्हें ₹8 प्रति शेयर की दर से पुनः जारी किया गया। तो अब बताना यहाँ पर पूंजी आरक्षित रिजर्व लेखा में स्थानांतरित की जाने वाली राशि होगी। आप लोग क्वेश्चन को फिर से पढ़िए और उसके बाद इसका उत्तर दीजिए। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट उत्तर बता दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके इसका उत्तर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन को आप लोग पढ़ सकते हैं फिर से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 1500।
ये वाला करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 99 नंबर। 99 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक नौवहन बीमा नहीं है। तो बताना है नौवहन बीमा कौन सा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी परिवहन बीमा। अगला प्रश्न दिया गया है 100 नंबर की, एक कंपनी शेयर पर लाभांश देना चाहती है, इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना चाहिए। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर किसका उपयोग करना चाहिए। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी ये सभी का प्रयोग करना चाहिए। शेयरों पर प्रीमियम, जब्त शेयरों को पुनः जारी करके लाभ, और थर्ड नंबर दिया गया यहाँ पर सामान्य रिजर्व, सबका उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न दिया गया है 101 नंबर। 101 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे एक डिवेंचर न्यायी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर डिवेंचर न्यायी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी जो डिवेंचर या उस पर ब्याज के द्वारा आरक्षित प्रमुख ऋणों के संबंध में किसी गारंटी का भागी है। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 102 नंबर दिया गया है कि एक संयंत्र को 1/1/1999 यानी 1 जनवरी 1999 को खरीदा गया था। इसका ह्रास मान पर 12% प्रतिवर्ष की दर से अवमूल्यन किया गया। इसे 31/3/2002 को बेच दिया गया जब इसका मूल्य ₹1,50,234 था। उसका 1/1/1999 यानी 1 जनवरी 1999 को क्या मूल्य था। आपको यहाँ पर 1 जनवरी 1999 का मूल्य बताना है जब खरीदा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बता सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग हल कीजिए। इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 2 लाख। यहाँ पर 2 लाख होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर यानी 103 नंबर। 103 नंबर यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न को पढ़ते हैं। एक साझेदारी फॉर्म एक्स वाई और जेड साझेदारी हैं जो क्रमशः 4:2:1 के अनुपात में लाभ और हानि साझा करते हैं। यह निश्चित किया गया है कि किसी भी हालत में लाभ में जेड का हिस्सा ₹7,500 से कम नहीं होगा। यदि वर्ष के दौरान लाभ की राशि 31,500 है तो इन साझेदारी में लाभ का वितरण किस प्रकार होगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जब 31,500 लाभ है तो इन साझेदारी में लाभ का वितरण किस प्रकार होगा। तो क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़िए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन दिए गए यहाँ पर और इसमें से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी एक्स का हो जाएगा 16,000 और वाई का हो जाएगा 8,000 और जेड का हो जाएगा 7,500। यही आना चाहिए, आपका भी आंसर आना चाहिए। तो अपना मिला लीजिए, वीडियो को पॉज करके अपना हल कर सकते हैं और आंसर यही आना चाहिए आपका। अगला प्रश्न देखते हैं 104 नंबर। 104 नंबर यहाँ पर दिया गया कि कंप्यूटर मेमोरी के उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, यानी कंप्यूटर मेमोरी को उस क्षेत्र को क्या कहते हैं जहाँ बार बार एक्सेस किए गए डेटा को तेज़ी से एक्सेस करने के लिए स्टोर किया जा सकता है। तो बताइए उस क्षेत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कैश। अगला प्रश्न देखते हैं 105 नंबर। 105 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी हमारे जीवन को जिस तरह से प्रभावित करती है उसमें शामिल है। तो बताना है यहाँ पर खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा, ज्ञान की रचना, प्रकाशन तथा वितरण की दृष्टि से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड यानी प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न देखते हैं 106 नंबर की, यदि दिए गए शंकु की ऊंचाई 3 गुनी है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ना है। यदि दिए गए शंकु की ऊंचाई 3 गुनी हो जाए तथा उसके आधार की त्रिज्या समान रहे तो दिए गए शंकु का आयतन तथा दूसरे शंकु का आयतन का अनुपात क्या होगा। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके हल निकालिए, उसके बाद इसका करेक्ट आंसर चेक कीजिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो आना चाहिए आपका वो आएगा 1:3। 1:3 आएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 107 नंबर देखते हैं कि दो समान वृत्तों में प्रत्येक की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है एवं वे एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि उनकी परिधि एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरती हैं। प्रतिच्छेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। तो बताना है क्षेत्रफल क्या होगा जो प्रतिच्छेदित क्षेत्र है उसका सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो जल्दी से इसका हल कीजिए और इसका उत्तर बताइए। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ें और इसका उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर जो आना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 8π/3 - 2√3। यही आपका आंसर आना चाहिए जो आप लोग निकालेंगे। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 108 नंबर दिया गया है कि एक साइकिल का अंकित मूल्य ₹5,600 है। यदि 10% तथा 15% की 2 क्रमिक छूट दी जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य रुपये में क्या होगा।
तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अंकित मूल्य है 5,600 रुपया और जो डिस्काउंट दिया गया यानी छूट दिया गया है 10% तथा 15% दिया गया है। तो बताना है विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 4,284 रुपये। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 109 नंबर। 109 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि एक बल्लेबाज ने 7 मैचों में 53 रनों की औसत से तथा अन्य 9 मैचों में 33 रनों की औसत से रन बनाए। 16 मैचों में बल्लेबाज के द्वारा बनाए गए औसत रन क्या होंगे। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर बताना है। तो आप लोग इसको हल कीजिए वीडियो को पॉज करके। तो इसका करेक्ट जो आंसर आना चाहिए वो आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 41.75। यही बल्लेबाज के द्वारा बनाए गए औसत रन होंगे अगले 16 मैचों में। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 110 नंबर दिया गया है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 40% अधिक दाम पर खरीदता है तथा 24 रुपये कम में बेचता है तो उससे 20% की हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो बताना है क्रय मूल्य कितना होगा। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। इसका उत्तर जो आपका आना चाहिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी 300 आना चाहिए। 300 रुपया जो कि क्रय मूल्य होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 111 नंबर। 111 नंबर दिया गया है कि एक कुर्सी का क्रय मूल्य एक मेज के क्रय मूल्य से 25% कम है। यदि एक व्यक्ति कुर्सी को 7 मेजों के क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक कुर्सी का क्रय मूल्य एक मेज के क्रय मूल्य से 25% कम है। यदि एक व्यक्ति कुर्सी को 7 मेजों के क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए वो आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 86.66। ये आपका आना चाहिए ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं 112 नंबर की एक स्कूटर मरम्मत कराने के बाद 49 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए। एक स्कूटर मरम्मत कराने के बाद 49 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तथा मरम्मत कराने से पहले 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। मरम्मत कराने के बाद वह एक निर्धारित दूरी को 7 घंटे में तय करता है। मरम्मत कराने से पहले वह दुगुनी दूरी को कितने समय में तय करेगा। आपको यहाँ पर दुगुनी दूरी को बताना है कि कितने समय में वह तय करेगा मरम्मत कराने से पहले। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं यहाँ पर और इसका उत्तर देने की कोशिश करिए। यहाँ पर दिया गया कि एक स्कूटर मरम्मत कराने के बाद 49 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। फिर उसके बाद कह रहा है कि तथा मरम्मत कराने से पहले 42 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता था। अब मरम्मत कराने के बाद वह एक निर्धारित दूरी को 7 घंटे में तय करता है। तो मरम्मत कराने के पहले वह दुगुनी दूरी को कितने समय में तय करेगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो आना चाहिए वो आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 16 घंटे 20 मिनट में। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 113 नंबर दिया गया है कि 4 वर्षों में 20% प्रति वर्ष की दर से 25,000 रुपये पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिलने वाली राशि क्या होगी। तो ऑप्शन दिए गए इसमें से करेक्ट आंसर बताने हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। 4 वर्षों में 20% प्रति वर्ष की दर से 25,000 रुपये पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिलने वाली राशि क्या होगी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर जो आना चाहिए पहला ऑप्शन तो यहाँ पर दिया है 51,840 रुपये। दूसरा दिया गया है 50,350 रुपये, 53,550 रुपये और 48,750 रुपये। इन सभी ऑप्शनों में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 51,840 रुपये। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 114 नंबर दिया गया है कि एक जिले में 10,24,000 निवासी हैं। यदि जनसंख्या 2.5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 वर्षों के अंत में निवासियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको 3 वर्षों के अंत में बताना है कि निवासी की संख्या कितनी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग बताइए। ऑप्शन दिए गए हैं 11,20,736, दूसरा दिया गया है 11,02,736 और तीसरा दिया गया है 10,75,840 और चौथा दिया गया 10,64,850। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए ऑप्शन नंबर सेकंड यानी 11,02,736 जो कि 3 वर्षों के अंत में निवासियों की संख्या होगी जब 2.5% प्रति वर्ष के दर से बढ़ती है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 115 नंबर। अब 115 नंबर देखते हैं। 115 नंबर यहाँ पर दिया गया है ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लेता है। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे 8 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं।
कार्य को पूरा करने के लिए क्रमशः ए, बी और सी द्वारा लिया गया समय दिनों में ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। 115 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लेता है। एक साथ मिलकर अगर कार्य करे तो वे 8 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। कार्य को पूरा करने के लिए क्रमशः ए, बी और सी द्वारा लिया गया समय कितना होगा? तो ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर जो आना चाहिए आपको, वो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 यानी 48, 24 और 16। ए के द्वारा 48 और बी के द्वारा 24 और सी के द्वारा 16 दिन, ये आना चाहिए। यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग निकाल करके चेक करके देख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 116 नंबर दिया गया है कि छात्रों की एक कक्षा में पहले छात्र के पास 2 टाफियाँ हैं, दूसरे के पास 4 टाफियाँ और तीसरे के पास 6 टाफियाँ हैं, और इसी तरह सभी छात्रों के पास टाफियाँ हैं। यदि कक्षा में छात्रों की संख्या 25 है तो बताना है कि टॉफियों की कुल संख्या कितने से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। आपको बताना है कि किस अंक से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। तो जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, टाफियों की कुल संख्या जो होगी वो 5 और 13 से विभाजित हो जाएगी पूर्णतम। तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 117 नंबर की समीर मीरा से छोटा है, प्रयास समीर से बड़ा किंतु साक्षी से छोटा है। ठीक है, इन चारों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो बताइए यहाँ पर चारों में सबसे बड़ा कौन सा है? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। समीर मीरा से छोटा है, प्रयास समीर से बड़ा किंतु साक्षी से छोटा है। तो इन चारों में सबसे बड़ा कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी मीरा या फिर साक्षी। ये दोनों यहाँ पर हो सकते हैं। इसी तरीके से अगला प्रश्न 118 नंबर दिया गया है कि एक पुरुष और एक महिला एक कमरे में बैठे हुए हैं। पुरुष की सास और महिला की सास क्रमशः माँ और बेटी हैं। पुरुष उस महिला से कैसे संबंधित है, ये आपको बताना है। प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। एक पुरुष और एक महिला एक कमरे में बैठे हुए हैं और पुरुष की सास और महिला की सास क्रमशः माँ और बेटी हैं। पुरुष और महिला से कैसे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी ससुर। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 119 नंबर की राजन दक्षिण दिशा में 8 किलोमीटर साइकिल चलाता है और फिर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर दोबारा वह बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उसके बाद वह अब अपने मूल स्थान से किस दिशा में है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है इसका उत्तर क्या आएगा? तो इसका उत्तर आना चाहिए आपका पूर्व दिशा। पूर्व दिशा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि अब जो है वो मूल स्थान से पूर्व दिशा में है। इसका अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पर 120 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं जिनके आगे 2 निष्कर्ष 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको मानना है कि कथन सत्य है चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या फिर कौन से निश्चित रूप से कथनों द्वारा सही निकाला जा सकता है। तो बताइए यदि कोई हो तो कथन 1 यहाँ पर दिया गया है सभी पुरुष कैदी हैं। दूसरा दिया गया है कोई कैदी शिक्षित नहीं है। और निष्कर्ष में दिया गया है कि सभी कैदी शिक्षित हैं। और दूसरा दिया गया है कोई पुरुष शिक्षित नहीं है। तो बताइए कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर करेक्ट होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए, वो आना चाहिए ऑप्शन नंबर 2 यानी निष्कर्ष 2 सही है। यानी निष्कर्ष 2 यहाँ पर सही है, कोई पुरुष शिक्षित नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक भी वीडियो को नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके और इसी तरीके के लगातार अपना प्रैक्टिस सेट चलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।